बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना शुरू किया था और आपने कोशिश करनी है कि इसको बिल्कुल साथ साथ याद करते जाना है। जब आप थोड़ा सा घर से याद करके आएंगे, ऑनलाइन वाले भी इसी तरह से अगर रोज़ाना का काम रोज़ाना करेंगे, तो हम बेसिकली डेली बेसिस पर जो कुछ पढ़ा होगा उसको रिवाइज़ कर रहे होंगे। जब हम इसको रिवाइज़ कर रहे होंगे तो ये चीज़ें आपके जहन में, दिल में, दिमाग में बिल्कुल नक्श होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये मिरेकल होगा जब आप ये काम करके आएंगे। ठीक है, आपको पता है वीक में हमारा एक टेस्ट तो हुआ ही करेगा जो कि टेस्ट रूम के थ्रू बाकायदा टेस्ट होगा, लेकिन किसी भी दिन क्लास में हम आपसे लिखवा के भी देख रहे होंगे, बिकॉज इस पेपर का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चीज़ों को रिटेन करके लिखने की सलाहियत पैदा करना है। हमारे पास सिलेबस की लेंथ का कोई चैलेंज नहीं है। अगर हम रोज़ाना पढ़ें तो 35 लेक्चर्स के अंदर ये सारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना, हमने बिल्कुल स्लो पढ़ना है, लेकिन जो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं वो हमें याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन कल हमने कॉन्ट्रैक्ट की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन थी जी? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ। फिर हमें फौरन नजर आए कि यार कॉन्ट्रैक्ट असल में दो चीज़ों का नाम था, एक एग्रीमेंट था और एक एनफोर्सेबिलिटी थी। एग्रीमेंट दो चीज़ों का इटसेल्फ नाम था, ऑफर, एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ को हमने देखा कि लॉ किन चीजों को कह रहा है, विच आर नॉट एनफोर्सेबल। अगर कोई आप ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसमें इम्पॉसिबल चीजों का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो लॉ कह रहा है कि इसकी एनफोर्सेबिलिटी मैं नहीं करवाऊंगा। इसी तरह से अगर कोई इलीगल बातों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो लॉ कह रहा है ये मेरे पास नहीं आना आपने, ये मैं एनफोर्स नहीं करवाऊंगा। हाँ, अगर आपकी इंटेंशन थी और वो इंटेंशन इम्पॉसिबल और इलीगल से रिलेटेड नहीं है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपकी इंटेंशन है कि अगर इसको एक पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, हम अदालत में चले जाएंगे, हम दूसरी पार्टी अदालत में चली जाएगी। ये इंटेंशन अगर उस वक्त थी तो ये फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। यानी इंटेंशन भी हम इन दो चीजों से रिलेटेड इंटेंशन क्रिएट नहीं कर सकते। एट द टाइम ऑफ प्रूफ को कल भी हमने बात की थी कि आपने जहन को कभी भी प्रूफ की तरफ नहीं लेकर जाना, हमने लॉ की गुफ्तगू करनी है। यहाँ पे हम जवाब देते रहेंगे इस तरह के सवालों का, लेकिन प्रूफ का इल्म सिखाया जा रहा होता है जो लोग LLB कर रहे हैं कि यार ये मौक़िफ़ तो है, अब मैंने साबित कैसे करना है, ये एक अलग बात है। मतलब आप देखते हैं कोई भी केस है, किसी मूवी में भी आप देखते हैं कि एक मर्डर हो गया है, तो वकील फ़ौरन जाते ही सबसे पहले किस तरह सोचना शुरू करना है कि मर्डर तो हो गया है, मैंने साबित कैसे करना है। ठीक है ना, तो प्रूफ वाली साइड वो लोग रीड कर रहे होते हैं, हम लॉ की रिक्वायरमेंट वाली साइड रीड कर रहे होते हैं। ठीक है ना, लॉ ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी। अब ये एक मुश्किल सवाल है कि सर फिर इंटेंशन को साबित कैसे करेंगे, तो जिन लोगों ने साबित करना है वो सोचेंगे हमने तो साबित नहीं करना। जी आप क्या पूछ रहे हैं बेटा? नहीं कर सकते ना, कल मैंने एग्जांपल दी थी ना कि जी आपने ड्रग्स का एक बंदे से एग्रीमेंट किया, 1 करोड़ रुपया उसको दे दिया कि जनाब आप मुझे लाहौर में फलां जगह इतने केजी हीरोइन पहुँचाएंगे। अब वो 1 करोड़ उसने ले लिया, अब वो हीरोइन नहीं पहुँचा रहा। उसमें लिख भी दिया जाए एग्रीमेंट में, हाँ भले लिख दिया जाए, तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि जज साहब कहेंगे कि भाई हीरोइन पहुँचा दें? सोचे ना, इस बात को ऐसे सोचें। या एक बंदे ने कहा जी ये 1 करोड़ रुपया ले लो, फलां बंदे का मर्डर कर दो। ठीक है, अब वो करोड़ दे दिया है, बंदा मार नहीं रहा, अदालत में गया, अदालत हुक्म देती है जनाब बंदा मारो, क्या करें, पैसे तुमने ले लिए। बात समझ आ रही है ना? तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो डे फर्स्ट पर मैंने एक मौक़िफ़ आपके सामने रखा था कि 70% ऑफ द लॉ ऑलरेडी आपके दिमाग में मौजूद है। आप अपने आप से पूछें कि क्या अदालत में जाके कह सकते हैं कि जनाब इसको मैंने पैसे दिए थे और ये स्मगलिंग की आइटम मेरे पास नहीं पहुंचा रहा।
या ये ड्रग्स मेरे पास नहीं पहुंचा रहा, या मैंने बंदा मारने के पैसे दिए थे और ये बंदा मार नहीं रहा, तो खुद हमारा अंदर बता रहा है कि यार ये कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। यही बातें तो बाहर लिखी हुई हैं। ठीक हो गई बात जी। अच्छा जी, फिर हम आगे चले थे, हमने एग्रीमेंट को थोड़ा सा डिफाइन किया, हमने प्रॉमिस, कंसिडरेशन, और फिर हमने टॉम एंड जेरी के उससे देखा कि यार असल में ऐसे नहीं पता चलेगा अगर ये ऊपर वाली लाइन खाली लिख दूं, टॉम एग्री टू सेल कार टू जेरी फॉर 500,000, और आपसे पूछूं बताइए इसमें प्रॉमिस कौन सा है और कंसिडरेशन कौन सी है, तो ये नहीं पता चलेगा क्या है, बल्कि हमें शू देखना पड़ेगा, किसके शू में जाके बात करनी है, टॉम के शू में बात करनी है कि जेरी के शू में बात करनी है। अगर टॉम के शू में बात कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ प्रॉमिस है, ये कंसिडरेशन है। जेरी के शू से बात करेंगे, बेसिकली जो इसका प्रॉमिस है वो इसकी कंसिडरेशन है, जो इसकी कंसिडरेशन है वो इसका प्रॉमिस है। क्रॉस कर रही हैं चीज़ें ऐसे ही, ठीक है ना। तो हमें देखना पड़ेगा किसके शू से बात हो रही है, किस एंगल से हमने देखना है चीज़ें, फिर हमें बात समझ आएगी। फिर हमने एग्रीमेंट, प्रॉमिस इसको डिफाइन किया, फिर एनफोर्सेबिलिटी के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की। फिर हमने कहा यार एग्रीमेंट जो है ना ये असल में तो दो तरह के हैं। अगर जनरली हम देखें तो एग्रीमेंट जो थी उनकी दो टाइप्स थी। वन इज कॉल्ड सोशल, डोमेस्टिक या रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमने कुछ बात ऐसे पढ़ी कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ इसको परज्यूम करता है कि बाय डिफॉल्ट इंटेंशन एनफोर्सेबिलिटी की नहीं है, कि अगर इनमें से कोई बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो हम अदालत नहीं जाएंगे, बाय डिफॉल्ट लॉ ने ये ज्यूम कर लिया। लेकिन साथ ही आपको कहा कि नहीं ज़रूरी नहीं, आप भी ऐसा ही सोचें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अदालत जाऊंगा तो फिर आप लिख लें कि भाई अगर ये आपने पूरा ना किया तो मैं अदालत जाने का राइट रखता हूं। लेकिन अगर आपने लिखा नहीं है तो लॉ ने प्रिज्यूम कर लिया, लफ्ज हमने क्या यूज किया था यहाँ, प्रिज्यूम कर लिया है कि ये बाय डिफॉल्ट एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। और इधर लॉ ने कहा जब आप कोई कमर्शियल नेचर की बात कर रहे होंगे तो लॉ ने प्रिज्यूम कर लिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारा आपस का एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ फर्क किस चीज का है, एनफोर्सेबिलिटी का है, तो कहते हैं फिर इसको लिख लें आप। बात समझ आ रही? एग्रीमेंट एंड अब डेली लाइफ में तो हम इंटरचेंजेबली ये लफ्ज यूज कर रहे होते थे। कहते यार मैं उससे एग्रीमेंट कर रहा हूं जी, वो क्या बना, कहता जी एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट का टेक्निकल मीनिंग तो है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब है आप दो का मुआहदा है। अच्छा लॉ ये नहीं कह रहा कि आप पूरे ना करें वादे, ये नहीं कह रहा। हाँ आप दो का एग्रीमेंट ही है और आप अच्छे इंसान हैं, मुझे एग्रीमेंट भी अपने पूरे करने, एज ए मोरल वैल्यूज मुझे अपने एग्रीमेंट भी पूरे करने हैं। लेकिन लॉ मुझे जिम्मेदारी नहीं लगा रहा कि मैं ज़रूर पूरे करूं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लॉ मुझे बाउंड कर रहा है कि अगर आपने पूरे ना किए तो फिर अदालत पूरे करवाएगी। तो एक्चुअली लॉ ये चाह रहा है कि ये तीन बातें क्या हैं, बाय डिफॉल्ट एग्रीमेंट हैं, आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना, इंटेंशन लाएं और लिख कर लें। ये बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप चाहें तो एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर लें। बात समझ आ रही? अब जब आप रोज़ाना का काम करके आएंगे और हम ऐसे पीछे से रिवाइज करके आएंगे तो यकीन जाने ये एक मिरेकल होने जा रहा होगा क्लास में कि सारी चीज़ें, मैंने आपको वन डे फर्स्ट पे कहा था कि 70% मेरी जिम्मेदारी है, चीज़ें आपको याद करवा दूंगा, लेकिन 30% आपने काम करना है, घर जाके चीज़ों को करके आना है, ताकि ये वाली टेक्निक जो हम लड़ा रहे हैं ये कहीं पर काम कर सके, इसका कोई बेनिफिट हो सके। फिर हमने इस तरह से इस सारी चीज़ों को देख लिया था। आज हमने बात करनी है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मतलब क्या हुआ, एनफोर्सेबल बाय लॉ करना चाह रहे हैं, एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं, एक ऐसा मुआहदा करने जा रहे हैं जो अगर एक पार्टी पूरा ना करे तो दूसरी पार्टी अदालत में जा सकती हो और उसको अदालत से जाकर
इन्फोर्स करवा सकती हो। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वो कहता है जी नंबर 1 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वो कह रहा है कि पहले कोई बंदा ऑफर करवाए, दूसरा उस बंदे को उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, तो ये एक इंग्रेडिएंट पूरा हो गया उस तरफ जाने के लिए। दूसरा इंग्रेडिएंट आ गया लीगल रिलेशनशिप, यानी वही इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये जो बंदा ऑफर करा रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, ऑफर करवाते वक्त और एक्सेप्ट करते वक्त दोनों की इंटेंशन क्या हो? टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तीसरी बात, कंपिटेंसीज ऑफ द पार्टीज। जो दो लोग ये काम कर रहे हैं ना, ऑफर करवा रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कॉम्पिटेंट भी हों। क्या मतलब कॉम्पिटेंट होने का क्या मतलब हुआ? अब फिर वही अपने अंदर से पूछते हैं, वही मौकफ के यार वो जो हम कह रहे हैं बार बार के 70% ऑफ द लॉ तो आपको पहले से आना चाहिए, अल्लाह ने सिखा के भेजा हुआ है, आपके जीन्स इस तरह से हैं कि आपने सीखा हुआ है। एक बच्चा है, उसके पास एक बड़ी अच्छी सी कोई बाइक है, छोटा सा बच्चा है, 5 ईयर का, 7 ईयर का। ये गली में बाहर ये बाइक चला रहा था, तो एक साहब नजर आया, उसने कहा बेटा ये मुझे सेल कर दोगे? उसने कहा हाँ अंकल सेल कर दूंगा। कितने की? उसने कहा जी 5000 की। उस बंदे ने इसको 5000 रुपया दिया और बाइक लेकर चला गया। आपके ख्याल में ये एग्रीमेंट कैसा है? ठीक है कॉन्ट्रैक्ट? बच्चे ने अपनी रजामंदी से चीज सेल की है? बिल्कुल अपनी रजामंदी से की है, खुशी खुशी की है। लेकिन बच्चे के साथ घर जाके क्या होने वाला है इसका अंदाजा है ना बेचारे को? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो मेच्योर नहीं है, मीन्स ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा अंदर भी हमें बता रहा है कि यार नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये छोटा सा बच्चा है, ये जाके चीज बेच के आ जाए तो बड़े तो इसको बेवकूफ बना लेंगे। तो लॉ ने कुछ लोगों के बारे में कहा होगा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? अभी तफसील पढ़ते हैं 1 by 1 हम इन सारी चीजें। इसका मतलब है कहीं हमारे जहन में ऑलरेडी मौजूद है कि यस ऐसा ही होगा कि हर आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मसलन एक शख्स है, वो बेचारा मेंटली किसी डिसऑर्डर का शिकार है, उसके घर एक उसके नाम था, क्या वो ये घर सेल कर सकता है? अब बगैर लॉ पढ़े हमारी कॉमन सेंस, हमारा कलेक्टिव विजडम हमें बता रहा है कि नहीं यार ये बंदा नहीं साइन कर सकता, ठीक है ना? तो हर आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया कंसिडरेशन। देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स द थिंग यू रिसीव इन एक्सचेंज। मैंने मोबाइल आपको सेल किया है, तो जो पैसे आपने मुझे पे किए हैं वो क्या है? मेरे लिए कंसिडरेशन। और जो मोबाइल मैंने आपको दिया है वो आपके लिए क्या है? आपके लिए कंसिडरेशन, ठीक है ना? तो कह रहा है कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, उसमें कंसिडरेशन होना बड़ा जरूरी है। बगैर कंसिडरेशन के मैंने क्यों वैसे बाय द वे आपसे साइन किया होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट? जाहिर है इन एक्सचेंज मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, मेरा भी कोई बेनिफिट इसके साथ अटैच होना चाहिए, फिर ही तो ट्रांजैक्शन हो रही होगी। अच्छा जी, फ्री कॉन्सेंट। वो जो मैंने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की थी, दैट मस्ट बी फ्री। कोई थ्रेट देकर, कोई ड्रावा देकर, कोई और इस तरह की बात करके, टॉर्चर करके मेरी विल ना ली गई हो, मेरी रजामंदी ना ली गई हो, ठीक है ना? और फिर आ गया लॉफुल ऑब्जेक्टिव। ये सारा काम जो काम हम कर रहे हैं वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वही बात आ गई कि कोई ड्रग्स ना हम ट्रीट कर रहे हो आपस में, कोई मर्डर करने की बातें ना कर रहे हो, कोई दहशतगर्दी की बातें ना कर रहे हो, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की बातें ना कर रहे हो, उस एक्टिविटी का काम कर रहे हो जो लॉफुल हो, जो लीगली लॉ ऑफ द लैंड मुझे अलाउ करता हो कि मैं ये वाले कारोबार कर सकता हूं, ठीक है ना? हर रियासत का हक है कि वो कोई भी चीजें मुझे डिसअलाउ कर दे कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो वो उस कैटेगरी में भी फॉल ना करता हो। अच्छा जी, नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज
वॉइड। लॉ कुछ कवानीन को, कुछ बातों को कह देगा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं आप कर सकते, फिर वही स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट का इख्तियार है कि वो कुछ चीज़ों की ट्रेडिंग, कुछ चीज़ों का कारोबार, कुछ बातों को एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर कर दे कि ये काम आप नहीं कर सकते, तो फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते। जैसे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी फैल गई और बड़े रोज़ धमाके हो रहे थे जब, तो वो वाले केमिकल्स जो वहाँ यूज़ हो रहे थे, तो लॉ बन गया कि ये वाले केमिकल परचेज सेल नहीं किए जा सकते, हालांकि वो इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहे थे, लेकिन बना दिया लॉ कि नहीं यार ये नहीं आप खरीद सकते, बिकॉज रियासत ने चलना है ना अपना, उसने अपना रास्ता लेना है, तो रियासत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड कर दे, यानी ये काम आप नहीं कर सकते। फिर देयर मस्ट बी सर्टेनिटी, इसको एक्सप्लेन करते हैं अभी बाद में। फिर आ गया पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और आखिरी आ गया लीगल फॉर्मेलिटीज। किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, वैलिड का मतलब है कि अगर आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और मैं अदालत जाऊं और मैं केस जीत जाऊं, मेरा मौक़िफ़ अदालत सुन ले, तो मुझे 10 चीजें वहां साबित करनी पड़ रही होंगी, फिर ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात समझ आ रही है? मुझे अदालत में जाकर ये 10 बातें साबित करनी पड़ेंगी कि जनाब ये देखें, मैंने इसको ऑफर करवाया था, इसने एक्सेप्ट कर लिया, उस वक्त हम दोनों का लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इरादा था, ये बंदा कॉम्पिटेंट भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी। अगर ये 10 की 10 बातें ठीक हैं, तो जो एग्रीमेंट मैंने किया था वो कॉन्ट्रैक्ट है और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये 10 की 10 चीजें पाई जाएं। क्लियर होगी बात? अब हम इनको वन बाय वन जरा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आगे चलेंगे ना, लॉ ऐसे ही चलता है, लॉ चीज़ों को एक्सप्लोर करता जाता है, एक से दूसरी बात, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथी। यहीं से हमारे एक पता लग रहा है कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, अच्छा यार वैलिड ऑफर किसे कहते हैं, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे ना फिर हम आगे चल के। अभी फिलहाल हम पढ़े देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। इसका मतलब एक्सेप्टेंस का भी कोई प्रोटोकॉल होगा और ऑफर का भी कोई प्रोटोकॉल होगा, वो दोनों चीजें हम फॉलो कर रहे होंगे। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ये वाली बात पूरी कर जाएगा। ये ठीक होने का मतलब ये नहीं है वैलिड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, बाकी 9 बातें भी तो देखनी होंगी ना। अदील ऑफर टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000 टू विच बाबर रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, एक्सेप्टेंस। Here Adil has made an offer and Babar has accepted it। इसका मतलब है ये वाला इंग्रेडिएंट पूरा हो गया। ये पहली वाली बात हम टिक लगा लिया जी, ओके जी, ये कॉन्ट्रैक्ट इस एतबार से तो ठीक हो गया। बात समझ आ गई जी? नाउ सेकंड आ गया लीगल रिलेशनशिप। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और फिर वही कल जो बात हम पढ़ रहे थे, एन एग्रीमेंट ऑफ सोशल डोमेस्टिक नेचर, इसमें लीगल रिलेशन नहीं होता जनरली, और बाकी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में रिलेशन होता है। ये वही वाली बात आ गई। इसीलिए यहां दोबारा हमने रिप्रोड्यूस कर दिया। एक्स इन्वाइटेड वाई टू अ डिनर एंड वाई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। इफ एक्स फेल टू सर्व द डिनर टू वाई, वाई कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर इन्फोर्सिंग द। वो कहते जनाब इसने मुझे डिनर पे बुलाया था, तो जज साहब ये मुझे खाना नहीं खिला रहा जी, आ जाओ। जज साहब पहुंच जाए वहाँ खाना खिलाने, ठीक है ना। अब जज साहब पहुंच जाए, कह रहे नहीं नहीं यार ये एक सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐसे नहीं आएगी। वो कहता है सिमिलरली इफ वाई फेल टू अटेंड द डिनर, अब एक्स पहुंच गया जज साहब के पास कि जनाब ये दावत करवा के और ये आया नहीं है। वो कह रहे अगेन वही है, ना एक्स जा सकता ना वाई जा सकता, बिकॉज हमारी जर्नल अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या है, ये सोशल नेचर है।
लेकिन अगर ये किसी सेलिब्रिटी का डिनर था और हमने कोई एक इवेंट प्लान किया हुआ था, तो फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये बात इंटेंशन शो भी की होगी कि भाई अब आपने आना है, हमारा इतना पैसा लग रहा होगा, तो इसका मतलब है फिर ये सोशल रहा नहीं है, ये कमर्शियल बन गया। बात समझ आ रही? इवन अ बिजनेस एग्रीमेंट मे नॉट बी एनफोर्सेबल बाई लॉ वेयर द एग्रीमेंट सो प्रोवाइड। वही जो कल हमने कहा था कि आप कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर लिख लें कि जनाब इसका मकसद लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को वर्डिंग ऐड करके एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी। फिर ये वही कल वाली एग्जांपल है, हमने क्योंकि वहाँ इसको एक्सप्लेन कर लिया था, बात सारी इसलिए यहाँ दोबारा आ गई कि आपको पता चले कि ये रेलिवेंट एरिया था, इसकी डिटेल ये थी, ये हमने पहले पढ़ ली थी। ठीक है ना? जब हम ये सारी डिटेल पढ़ रहे थे तो उस वक्त हम असल में क्या काम कर रहे थे? नहीं, ये रीस्टार्ट हो गया कंप्यूटर से। अच्छा जी, तो हम 10 एस्पेक्ट देख रहे हैं, 1 बाय 1 हम एवेल्युएट कर रहे हैं। 2 बातों को हम कर चुके हैं। नंबर 1 एक्सेप्टेंस, नंबर 2 लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप की वो सारी वही तफसील आ रही है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए थे जी। ये दिन भी आने थे। अच्छा जी, आप ऐसा करें, वो कैबिनेट को ऑफ करवा दो यार। रीस्टार्ट हो जाना चाहिए था। फाउंडेशन लेके जाएंगे यार इंशाल्लाह, थोड़ा सा ज़रा निज़ाम आगे को चल पड़े, क्लासेस थोड़ी सी स्मूथ हो जाएं। फिर एक आपका ट्रेनिंग सेशन मैंने प्लान किया हुआ है, उसको करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। यार जल्दी से मेरे पास और रूम बनना है। बुक इंशाल्लाह कल परसों आपको प्रोवाइड कर देंगे, नोट सारे ना, जहाँ से आपने याद करना है। वैसे जर्नली जैसे मैंने आपसे कहा था, शायद कल क्लास में बात की थी मैंने जी, मैं इंशाल्लाह कल अवेलेबल कर दूंगा जहाँ से आपने याद करनी है चीज़ें। ठीक है ना? बुक अवेलेबल कर देंगे आपको। अच्छा जी, लीगल रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे और हमने कहा कि ये सारी एग्जांपल जो है ऑलरेडी हमने वहाँ डिटेल में, क्योंकि लीगल रिलेशनशिप को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी। कौन एग्रीमेंट साइन कर सकता है और कौन एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता? तो लॉ कहता है पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर लॉ बताता है हमें कि कौन लोग कॉम्पिटेंट हैं और कौन लोग कॉम्पिटेंट नहीं है। लॉ 3 बातें हमें बता रहा है। नंबर 1, कौन कॉम्पिटेंट है? बी ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, ऐसा बंदा जो मेजर हो। मेजर कौन होगा? 18 ईयर्स। ठीक है ना? 18 ईयर्स एंड अबव। अगरचे इसमें थोड़ी सी डिटेल आएगी, अभी स्लाइड पर चलते हैं। फिलहाल हमने यही कहा कि 18 साल से बड़ा जो शख्स है वो क्या है? मेजर है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। ये हमने 5 ईयर आपकी वो जरा तवज्जो लेने के लिए किया था। इसका मतलब है अगर ये 17.5 साल का भी होता तो तब भी ये काम नहीं कर सकता था। लॉ तो कह रहा है कि 18 साल का कोई आदमी होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकेगा, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकेगा। बी ऑफ साउंड माइंड, मेंटली वो साउंड माइंडेड होगा इस तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। नॉट बी डिक्लेयर्ड एज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। वो जिस कानून में बैठकर एग्रीमेंट कर रहा होगा वो लॉ उसको डिसक्वालीफाई ना कर रहा हो। मतलब बहुत दफा लॉ क्या करता है, किसी शख्स को आगे
पूरा इसके ऊपर हमने एक लर्निंग आउटकम पढ़ना है, अगले चैप्टर में जाके तफसील आएगी इस सारे की, इसकी भी तफसील यहीं आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, लेकिन इसकी अगले चैप्टर में जाकर आएगी। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। लॉ क्या करता है, कुछ लोगों को डिसक्वालीफाई कर देता है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा मसलन एक शख्स जेल में बंद है, कैद है। अब लॉ कहता है जब कोई मुजरिम जेल में है तो ये यहां बैठ के कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। मसलन इसको पैसों की जरूरत पड़ रही है, इसने कहा यार मेरा प्लॉट बेच दो, तो ये एग्रीमेंट ये इस वक्त यहां बैठ के साइन नहीं कर सकता। जब तक एक शख्स कैद में है, जेल में है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। ये शायद इसी के फायदे में बात लिखी हुई है लॉ ने। ये जब आगे रेलिवेंट बात करेंगे वहां जाके तफसील पढ़ेंगे। इसी तरह अगर पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हो गई तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर लॉ कहता है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इंडिया के लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, क्योंकि एनिमी कंट्री के साथ साइन कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जा सकता। तो ये वाली बात यहां लिखी हुई है कि तीसरी बात यह है कि लॉ ने उस बंदे को या उस वक्त को डिसक्वालीफाई ना किया हुआ। जी, लेकिन उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है जो नमक का है, वो किसी भी हालत में सकता है इंडिया के साथ, वो देना ही देना है लास्ट में। वो तो कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया ना, ये भी पढ़ेंगे हम, ये बात भी क्यों मैंने बताया ना, पूरा एज तफसील इसका लीगल साइड हम पढ़ेंगे कि ये क्या लीगल साइड है इसकी। जी, अगर एक क्रिमिनल है जिसके पास ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस हैं और उसके लेकिन वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसका क्या आउटकम? बिल्कुल कर सकता है, कोई बात नहीं। अगर वो जेल में नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये बंदा जेल से, आपको पता है, जमानत पे बाहर आ जाते हैं, पेरोल पे बाहर आ जाते हैं। ये जेल से जमानत पे बाहर आए तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये जितने दिन जेल में मौजूद है, हुकूमत की कैद में मौजूद है, वहां नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। वो इसी के राइट्स प्रिजर्व किए हुए हैं, वरना वो जो जेलर होगा ना वो इसे जूते मार मार के इससे जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगा। तो इसलिए एक लीगल साइड ये है कि जब कोई शख्स जेल में है तो फिर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं है। अब ये क्योंकि हम जाहिर है यहाँ लीगल गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जब तक हम लॉ को अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात से अटैच नहीं करेंगे, जब तक हमें उस तरह से बातें समझ भी नहीं आ रही होंगी, उस तरह से चीज़ें हमें याद भी नहीं हो रही होंगी। आपको याद है जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया और नवाज शरीफ जेल में चले गए वो तैयारा साजिश केस में, और फिर जेल हो गई, ठीक है ना। अब वो जो एक हम पॉलिटिकली एक बात कहते हैं कि यार ये तो एग्रीमेंट करके मुल्क से भाग गए थे, तो इसका जो लीगल जवाब आता है वो कहता है यार वो तो जेल में थे, उसके एग्रीमेंट की तो कोई हैसियत ही नहीं है। जेल में मौजूद आदमी तो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता। आप भी आज यही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो असल में ये इस तरह से लॉ, हम लॉ की रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, कौन एग्रीमेंट कर सकता है और कौन एग्रीमेंट नहीं। सबसे पहले सिर्फ मेजर एज वाला कर सकता है, साउंड माइंड कर सकता है और डिसक्वालीफाइड बाय लॉ ना हो। सर वो एग्रीमेंट जेल में हुआ था? जी, जेल में हुआ था। जो सऊदीया जाने का था, हम 10 साल तक वहीं रहेंगे, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, कभी वापस मुड़ के नहीं देखेंगे, ठीक है ना, वो तो जेल के अंदर साइन हुआ था, तो उसकी लीगल हैसियत तो कोई भी नहीं थी। अच्छा जी, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वही बात थोड़ी और एंगल से देखते हैं, दो एंगल से। लॉ, आपको कल भी हम कह रहे थे कि लॉ को हमेशा हम दो फोल्ड करके देख रहे होंगे, दो तरह से पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। एक क्या लिखा है और दूसरा क्या नहीं लिखा है। अभी लॉ ने क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, समटाइम इसका रिवर्सल सवाल बना के पूछ लेता है। वो ये नहीं पूछता हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि पूछ लेता है हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब हम उसका मिरर व्यू बना लेंगे खुद से। जैसे लॉ ने तो कहा जी कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो मेजर हो, और मेजर से मुराद थोड़ी अब तफसील यहां डिस्कस करते हैं। जर्नली 18 साल एज, 18 ईयर्स जब आप हो जाते हैं तो आप मेजर हो जाते हैं, अब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लीगली लॉ ने आपकी सेपरेट हैसियत एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली छोटी एज में फोत हो गए, तो लॉ क्या करता है, किसी शख्स को गार्डियन अपॉइंट कर देता है। इस शख्स का कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है। तो एक ऐसा शख्स जिसके पेरेंट्स छोटी एज में फोत हो गए थे
अब लॉ इसके गार्डियन अपॉइंट कर देता है। लॉ समझता है कि यार ये बच्चा थोड़ा सा स्पेशल केस है इस बच्चे की निस्बत। इस बच्चे को लॉ कहता है 18 साल में अब उतना समझदार हो गया है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, आज़ाद है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। लेकिन इस बच्चे के बारे में लॉ इसके राइट को प्रिजर्व करने के लिए, फर्दर इसको पैम्पर करने के लिए वो कहता है नहीं, ये 21 साल में जाके बड़ा होगा, 21 ईयर में जाके ये खुद एग्रीमेंट कर सकता है, ताकि इसको 2-3 साल फर्दर मिल जाए मेंटली स्ट्रांग होने के लिए। तो इसलिए मेजर की बात जर्नली 18 साल और इस वाले केस में 21 ईयर्स, ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो जब हमारे से पूछा जाए कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर वो वाला बच्चा है तो 18 साल से कम नहीं कर सकता, और अगर वो वाला बच्चा है तो 21 साल से कम वाला नहीं कर सकता। अब एग्जामिनर जब रिवर्स स्विंग खेलेगा तो यहां से हमें पता चलेगा कि यार अब ऐसे बात करनी है। वो लॉ वो बात कर रहा है, एग्जामिनर ये वाली पूछ रहा है, हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात आ गई साउंड माइंड। तो इधर क्या कहेंगे हम? अनसाउंड माइंड। कोई पागल शख्स, कोई मेंटली डिसऑर्डर का शिकार शख्स कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और यहां क्या हो रहा होगा? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर वो वाला आदमी जिसके अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों और वो बाकी उन 10 बातों का भी ख्याल रख रहा हो, वो जो अभी हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो क्या होगा? वैलिड होगा। लेकिन ये वाला आदमी भले वो 10 की 10 बातों का ख्याल भी रख ले, वो इनवैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बात क्लियर हो गई जी? तो लॉ बता रहा है कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये वो लोग हैं जिनकी कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं है। ये बाकी 9 बातें ठीक भी कर दें, ऑफर भी हो, एक्सेप्टेंस भी हो, कंसिडरेशन भी, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो, लेकिन ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो हमेशा क्या कहलाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वेयर एज ये वाले लोग अगर बाकी 9 बातें ठीक होंगी तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर कहीं और फ्लॉ आ गया तो ऑब्वियसली फिर वो प्रीवेल करेगा। बात समझ आ गई है जी? सॉरी, इसीलिए जब वॉइड हो जाए तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते ही नहीं ना। जब वॉइड हो जाए तो फिर वो एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, वो तो एग्रीमेंट ही रह गया। कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज तो उसके लिए ठीक नहीं बचा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का तो मतलब क्या है? एनफोर्सेबल बाई लॉ। तो ये तो लॉ कह रहा है इसकी तो कोई बात हमने एनफोर्स नहीं करनी, इसीलिए इसके लिए नीचे क्या लिखा हुआ है? टेक्निकली क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट। सर अगर एक इंसान कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसका साउंड माइंड है, लेकिन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट कुछ इंसिडेंट होता है, वो अनसाउंड माइंड होता है, तो फिर क्या होता है? जी, अभी मैंने जैसे कहा ना, ये सारा लॉ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही है, इसमें से हर बात की आगे तफसील पूरा चैप्टर लर्निंग आउटकम आने। अनसाउंड माइंड के ऊपर हमने एक पूरा लर्निंग आउटकम पढ़ना है कि जी 2 तरह के लोग हैं या 3 तरह के लोग हैं। एक आदमी है वो परमानेंटली अनसाउंड माइंड है, पैदाइशी अनसाउंड था, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता था। एक आदमी है जो पहले ठीक था, अब अनसाउंड माइंड हो गया, तो देखना पड़ेगा उसने कॉन्ट्रैक्ट किस टाइम पे किया था। पहले किया था तो ऑब्वियसली ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक आदमी है उसे कोई ऐसी मेंटल डिजीज है कि सम टाइम उस अनसाउंड हो जाता है और फिर ठीक भी हो जाता है। तो जब वो अनसाउंड होगा उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, जब ठीक हो जाएगा जब कर सकेगा। बिकॉज लॉ असल में यहां ये कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो शख्स अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अब ये अनसाउंड माइंड किसी कोई ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से भी टेम्परेरी डिसऑर्डर हो सकता है मेंटली। तो असल में कॉन्ट्रैक्ट का मकसद तो यह है, लेकिन ये सारी तफसील आगे चलकर हम डिटेल में इसको पढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी कंसिडरेशन। वो कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने करना हो तो इसमें कोई कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। एन एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन consideration has been defined as the price paid by one party for the promise of the other. Consideration require not only presence of consideration but also lawfulness of the consideration.
लॉ कहता है कि देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। यहां एज एन अकाउंटेंट एक बात समझने की कोशिश करें। लॉ असल में कहना यह चाह रहा है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक है ना जी। एग्जाम्पल यही, मैं आपने मुझे गाड़ी दी है, पैसे कोई नहीं लिए, अब मैं अदालत नहीं जा सकता कि जनाब इसने वादा किया गाड़ी देने का और अब ये दे नहीं रहा, क्योंकि अदालत जाती मेरे से पूछेगी भाई आपने कितने की खरीदी है, मैं कहूँगा नहीं पैसे तो उन्होंने कहा था, आपसे हमने पैसे नहीं लेने। वापस लेके देगी गाड़ी कौन? जी अभी आगे हमने फिर वही बात है कि इसकी बड़ी तफसील में हमने ये वाला एस्पेक्ट एलेबोरेट करना है। फिर इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी निकालनी है कि नहीं कुछ ज़िंदगी के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हैं जहां ये जनरल फार्मूला नहीं लगेगा। जनरल फार्मूला क्या है? एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। लेकिन फिर इसकी कुछ एक्सेप्शंस निकालेंगे कि नहीं यार ये वाली बात विदाउट कंसिडरेशन भी ठीक है, ये विदाउट कंसिडरेशन भी, तो पूरी तफसील आएगी अगले चैप्टर में चलकर। यहां ये बात हो रही है, यहां हम एक मोटी सी बात समझ रहे हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जब आप साइन कर रहे हैं तो उसके दरमियान कंसिडरेशन जरूर होनी चाहिए। अच्छा, यहां लॉ ये नहीं कह रहा कि फेयर कंसिडरेशन होनी चाहिए, इस बात को समझते हैं जरा। कंसिडरेशन होनी चाहिए, लेकिन कंसिडरेशन का फेयर मार्केट वैल्यू होना जरूरी नहीं है। अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना आजकल? किनके पास पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग? नवीद अंसारी साहब के पास पढ़ रहे हैं। मसलन देखिए जी, हम ये कहते हैं एक शख्स का ये प्लॉट है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। ये इसने एक दूसरे शख्स मिस्टर ए को सेल कर दिया 1 लाख रुपए का। 1 करोड़ का प्लॉट 1 लाख का सेल कर दिया। क्या ये एग्रीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? लॉ कह रहा है देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। यस, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। ये नहीं कह रहा इट शुड बी अ फेयर कंसिडरेशन। मेरी चीज है, मैं जितने की मर्जी बेच दूं। 1 करोड़ का प्लॉट था, मैंने 10 करोड़ का बेच दिया, लॉ को इस पे भी कोई एतराज नहीं है। बात समझ आई है? लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने फ्री दे दिया ए को, लॉ कह रहे ओके दे दें भाई, बड़ी अच्छी बात है, शायद आपको अपनी आखिरत संवारने होंगे वगैरह, मैं एतराज कोई नहीं है। लेकिन अगर आप दो का झगड़ा हो गया तो हमारे पास ना आना। लॉ मना भी नहीं मुझे कर रहा, ये नहीं कह रहा कि आप फ्री प्लॉट दे नहीं सकते, ये नहीं कह रहा। यहां ये बात समझने की कोशिश करें। वो कह रहा है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा का मतलब है जब लड़ाई हो जाए तो फिर मेरे पास मत आना। ये आपका आपस का एग्रीमेंट है, फुलफिल कर लें भाई एक दूसरे के साथ। आपने वादा किया, आप अपना वादा पूरा कर लें। लेकिन अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व थी और फिर आप प्लॉट नहीं दे रहे, या प्लॉट मैंने ले लिया और मैं कंसिडरेशन नहीं दे रहा, अब अदालत में जा सकते हैं। ये बात डिस्कस हो रही है। ये बात क्लियर हो गई है? तो कंसिडरेशन, लॉ कह रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट बगैर कंसिडरेशन के होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो क्या कहलाएगा? फिर वो कह रहा है जो आपने कंसेंट ली है ना, एक दूसरे की रजामंदी, एक ने ऑफर किया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो कह रहा है ये वाला जो काम है, देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट। एन एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बिटवीन पार्टीज बाय फ्री कंसेंट। आजादाना इजहारे राय से, आजादाना वो आपने जो विल है आपकी वो आजाद हो। फिर लॉ ने कहा कंसेंट इज नॉट फ्री इफ obtained by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation। ठीक है? coercion का क्या मतलब होता है? थ्रेट करना, टॉर्चर करना, गन पॉइंट पे चीजें एग्री करवाना कि यार या तो साइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट वरना ये हो जाएगा, या अनड्यू इन्फ्लुएंस करवाना। ठीक है? जैसे हम सियासतदानों पे करवाते हैं। बात समझ आ रही है कि जी कॉल आ गई है भाई, आपने वोट उसी को देना है, कहते ठीक है सर ऐसे को दे देंगे, कोई मसला नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, या आपको किसी दोस्त के जरिए से, किसी रिश्तेदार के जरिए से,
इन ताल्लुक डाल देना, ठीक है ना। लेकिन वो ताल्लुक मान वाला ताल्लुक नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, प्रेशराइज करना या फ्रॉड करके कर चीज देना। आपकी कंसेंट ली गई है लेकिन फ्रॉड के जरिए ली गई है, आपके साथ फ्रॉड किया गया, ठीक हो गया, या मिस रिप्रेजेंट किया गया। अब ये सारे अल्फाज हमने अभी आगे जाके डिटेल में पढ़ने हैं, ये हर चीज हमने अलग अलग पढ़नी है। अब जाहिर है लॉ का मिजाज ऐसी है, वो एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, बिकॉज लॉ जब भी कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है ना, तो जब तक हम उसके मीनिंग को एक्सप्लोर नहीं करता लॉ, जब तक वो मिस रिप्रेजेंट होता रहता है। और लॉ के बारे में हम एक सेइंग इस्तेमाल करते हैं ना कि लॉ इज ब्लाइंड। इसका मतलब ही यही होता है कि लॉ जो है वो असल में अल्फाज से खेलने का नाम है। लॉ के अंदर इंटेंशन कोई नहीं होती, बल्कि देखना क्या होगा, लिखा हुआ क्या है। और वो जब आप लॉ में आपका थोड़ा सा, वो मैंने पहले दिन कहा था ना, लॉ को पढ़ने के चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, तो हम कहते हैं यार हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अगर इतना इंटरेस्ट होता है तो सर हम LLB ना कर रहे होते, फिर हमने CA जरूर करना था। तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा जब हम लॉ से दोस्ती लगाएंगे, जब हम लॉ को अपने इर्द गिर्द देखेंगे, फिर हमें समझ आएगा। हर लफ्ज को अलग अलग लॉ को लेकर चलना पड़ता है, ना लेकर चल रहे हो तो फिर इस तरह के हालात होते हैं। जैसे वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अगर आप वो देखें ना, उनके लीगल केसेस पढ़ें तो बड़े इंटरेस्टिंग, क्योंकि कायदे आज़म बड़ा जीनियस इंसान था। अल्लाह ताला ने उनसे इस मुल्क की तख्लीक का काम लेना था, तो उनका सारा ध्यान, सारी तवज्जो इधर हो गई। अगर कायदे आज़म, ये बड़ा मुश्किल सा जुमला है, पब्लिक में जाए तो लोग कहें कि क्या बात कर रहे हैं, अगर कायदे आज़म पाकिस्तान ना बनाते तो आज दुनिया किसी और लॉ से वाकिफ़ होती। वो इतना ज़हीन इंसान था लॉ की एतबार से, लेकिन ज़ाहिर अल्लाह ने उनसे तख्लीक पाकिस्तान का काम लेना था, सारी तवज्जो इधर हो गई। तो जब आप कायदे आज़म के केसेस को पढ़ते हैं ना, तो आप हैरान रह जाते हैं कि वो चीज़ों को कैसे सोचते थे। मसलन उस वक़्त एक लॉ ये मौजूद था कि जब किसी को फांसी की सज़ा होती थी तो लिख दिया जाता था हैंग हिम। इसका मतलब होता था भाई फांसी हो गई, सज़ाए मौत हो गई। कायदे आज़म के पास एक केस आया, कायदे आज़म वो केस हार गए, तो वो जो वर्सा थे वो बड़े परेशान हुए कि यार इतना बड़ा वकील हमने नामी ग्रामी के, अब हम केस हार गए। उनका कुछ नहीं आ पा रहे, केस कुछ नहीं होता, बंदे को आपके फांसी नहीं होती। तो फांसी तो हो गई, मगर नहीं होती। जिस दिन फांसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कायदे आज़म वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा यार क्या ऑर्डर आया आपके पास? कहा जी हैंग हिम। कहा ठीक है, इसको टांगों से लटका दो। अब ये लॉ की दुनिया में एक समझे एटमी धमाका हो गया था। क्या मतलब? उन्होंने कहा ये लिखा, कहाँ लिखा मारना है इसको, हैंग हिम, टांगों से लटका दो। तो वो फांसी रुक गई कि ये तो क्या, ये तो नया लॉ में बहस छिड़ गई है। और बहरहाल उस बंदे की जान छूट गई, क्योंकि लॉ में मजबूरी है, जो लफ्ज लिखे हैं वही लिखने, वही लगाने पड़े। जी वो अभी मैं बताने लगा, 3 दफ़ा ये वाक़या हुआ अल्लाह की तरफ से, जब अल्लाह मियाँ कोई काम कराना। फिर उन्होंने कहा जी हैंग हिम फ्रॉम नेक, लॉ में अमेंडमेंट की गई, हैंग हिम फ्रॉम नेक। फिर एक ऐसे ही, वो अल्लाह मियाँ ही करवा रहा होता है ना, फिर एक वाक़या ऐसे हो गया, कायदे आज़म का ये भी वाक़या है, फिर यही हो गया, फिर ऐसे, फिर आप पहुँच गए। आपने कहा यस हैंग करो, मैं नीचे से पकड़ के रखता हूँ इसको। तो ये फिक्रा आज लिखा जाता है हैंग हिम फ्रॉम नेक टिल डेथ। ऐसे लॉ क्योंकि मजबूर है अल्फाज का, लॉ मजबूर है अल्फाज का। मैं अभी नया मैंने क्वालिफाई किया था उस वक़्त, तो हमारा एक केस आ गया, टैक्स का एक केस मेरे पास आ गया। तो उस वक़्त ये सेक्शन 73 नया इंसर्ट हुआ था सेल टैक्स के अंदर। वहाँ एक बात लिखी हुई थी कि एक शख्स ने पेमेंट करनी है विद इन, उस वक़्त 120 डेज़ थे, कि आपने 120 डेज़ के अंदर अंदर जिससे माल ख़रीदा है इसकी पेमेंट कर देनी है। अगर आप 120 डेज़ में पेमेंट नहीं करते थे ना, तो आपको सेल टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं मिलती थी, यानी आप समझें आपको वो पैसे रिफ़ंड नहीं मिलते थे।
मेरे एक क्लाइंट की एक बड़ी हैवी अमाउंट इसमें फंस गई और उन्होंने कहा जी ये तो नहीं पेमेंट हो सकती, 120 दिन गुजर गए हैं तो आपने तो पेमेंट नहीं की हुई है। अब जब आप लॉ को पढ़ रहे होते हैं ना, या लॉ को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो फिर आप और तरह से सोच रहे होते हैं। मैंने उस क्लाइंट से कहा कि यार इसका क्या बना है? कहते यार पेमेंट तो हमने कोई नहीं की हुई है। अब वो एक हैवी अमाउंट थी जो इसके अंदर इन्वॉल्व थी। मैंने कहा यार जो पार्टी है तुम्हारी सामने वाली, वो जानने वाली? कहता हाँ नहीं बड़ा हमारा अच्छा रिलेशन है। एक्चुअली हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने एक कानून इसलिए बनाया था कि लोग कैश दे देते थे। गवर्नमेंट इस ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट करना चाहती थी। एक्चुअली इसने भी कैश दे दिया हुआ था। तो मेरे पास आ गया केस। मैंने कहा तुम एक काम करो, अब 180 दिन भी गुजर गए, 120 दिन गुजर गए, उस वक्त 120 थे, आजकल 180, 120 दिन गुजर गए हुए। मैंने इसको बुला लिया। मैंने कहा यार बताओ मसला बीच में क्या है? कहते सर पेमेंट हमने कैश में कर दी हुई है, अब डॉक्यूमेंट है नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम एक काम करो, इसको ना पिछली डेट से एक चेक इशू कर दो। पहले बताओ बंदा तुम्हारा जानने वाला? उसने कहा हाँ बंदा कोई मसला नहीं। मैं कहा इसको ना बैक डेट में एक चेक इशू कर दो और उसकी रिसीविंग ला के मुझे दे दो, मैं खुद ही देख लूँगा। कहता उससे क्या होगा? मैं कहा यार छोड़ो तुम, उससे क्या होगा मुझे पता है। अब हमने जाके उन्होंने कहा कि जनाब हमने पेमेंट की हुई है। मैंने कहा नहीं ये पेमेंट क्लियर तो नहीं हुई ना। मैंने कहा लॉ में दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है कि क्लियर होनी चाहिए। वहाँ लिखा है वी शुड पे विद इन 120 डेज। हमने पैसे दे दिए, वो चेक जमा नहीं करा रहा। ये तो लिखा ही नहीं हुआ कि हमने उसे ये भी कहना है कि इसको क्लियर करवाओ। तो ये केस मैं जीत गया, ये पैसे वापस हो गए, हमारे रिफंड हो गए। लेकिन अगले ही बजट में गवर्नमेंट को लॉ चेंज करना पड़ा और वहाँ लिखा हुआ था कि पेमेंट 120 दिन में क्लियर होनी चाहिए। बात समझ आई है? तो लॉ असल में इसी चीज़ का नाम है। तो लॉ के एक एक लफ्ज़ को हमें पढ़ना पड़ रहा होता है, इसीलिए बिकॉज आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कहते ही इसको हैं कि आप लॉ को अपने मुताबिक मोल्ड कर सकें। जैसे अभी अगर बिल्कुल आप आज की तारीख की बात करें, ये जो असम्बली में जो सियासत चल रही सारी 63A में अल्फाज जो लिखे हुए हैं लॉ में, वो लिखे हुए हैं कि अगर कोई बंदा गवर्नमेंट की पार्टी का गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो और वो दूसरी पार्टी को वोट डाल दे, तो पार्टी के पास इख्तियार है कि इस बंदे को डी सीट करवा दे। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है वोट डाल दे। अब जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो चाहते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन ये बने कि अगर वो वोट डालता नजर आए तो नहीं लिखा हुआ, वहां तो लिखा है अगर कोई आदमी वोट डाल देगा तो बाद में डी सीट हो जाएगा, तो उससे पहले तो प्राइम मिनिस्टर डी सीट हो जाएगा। लेकिन उस वक्त लिखते वक्त, हालांकि इसका मकसद यही था। अब इस वक्त जो अदालत में बहस लेके गई है, गवर्नमेंट जो लेके गई है, वो यही कह रहे हैं कि यार इसका मकसद क्या था। तो जवाब इसका अदालत ने देना है कि लॉ मकसद नहीं देखता, लिखा हुआ देखता है। जब जज ने लिखा हैंग हिम, तो मकसद क्या था? फांसी दे दो। लेकिन नहीं, मकसद नहीं देखा गया, अल्फाज देखे जाएंगे। इस वक्त भी अल्फाज देखे जाएंगे। हर दफ़ा जब इस तरह की क्रिएटिव बहस होती है ना, तो लोग इसी तरह इन्वॉल्व होते हैं। जब हम बाद में कर रहे होते हैं, एक सेक्शन है, जब आप अगर मेरे पास टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे तो टेक्स्ट में जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो मैं बता दूँ, एक सेक्शन है अल्लाह की करनी से, वो 3 दफ़ा सिर्फ मेरी वजह से चेंज हुआ है अभी तक। 3 दफ़ा उस सेक्शन को मैंने अपनी मर्ज़ी से यूज़ किया और फिर गवर्नमेंट को पता चलता हो इसमें ये फ्लॉ मौजूद है। ये कल को आप सब कर रहे होंगे। इसी को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, इसी को लर्निंग कहते हैं, इसी को लॉ का ब्लाइंड होना कहते हैं। लॉ इज अ ब्लाइंड, उसके अंदर सेंस नहीं है, वो अल्फाज से जुड़ा हुआ है खाली। हमने इन अल्फाज से खेलना है, इसी को हम प्रोफेशनलिज्म कह रहे हैं। तो लॉ ने यहाँ 2 लफ्ज़ लिखे हैं, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो असल में आगे जाकर हमने इनको अलग 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 देखना है कि यार फ्रॉड का क्या मतलब है और मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है।
डेली लाइफ में तो हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं। कल मुलाकात होगी जी, नोट्स का भी डिसाइड करेंगे और यहाँ से आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला।